इस कहानी में सारे पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। जनवरी का महीना जाने वाला था। गांव की गलियां बर्फीली हवा से कांप रही थी। सर्दी इतनी भयंकर थी कि हर कोई घर में दुबक पर मजबूर था। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और सूरज की रोशनी भी मानो ठंड के आगे हार मान चुकी थी। गांव के गरीब लोग अपने जर्जर घरों में किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसे ही टूटे फूटे घर में बूढ़ा रामू अपने दो बेटों के साथ बैठा था। कमलों में लिपटे होने के बावजूद ठंड उनके शरीर में चुभ रही थी। रामू का परिवार कई परेशानियों से जूझ रहा था। पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था और रामू अब बूढ़ा और बीमार हो चुका था। परिवार का पूरा बोझ उसके बेटों पर था, लेकिन उसके बड़े बेटे रवि का स्वभाव आलसी और गैर जिम्मेदार था। दूसरी तरफ छोटा बेटा मेहनती और ईमानदार था। वह गांव के पास ही लकड़ी काटने का काम करता था और जैसे तैसे परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी मेहनत भी ठंड के इस कहर के आगे कम पड़ रही थी। घर में ना तो पर्याप्त खाना था और ना ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त ईंधन। मनु बेटा, लकड़ियां खत्म हो रही है, कुछ इंतजाम करो, ये ठंड जान ले लेगी। पिताजी, मैं अभी जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ, लेकिन भैया से भी कहिए कि कुछ काम करे। अकेले में सब नहीं संभाल सकता। तू अपनी औकात में रह मनु, मैं तेरे जैसे मजदूरों वाला काम नहीं करता। जब मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा मैं कर लूंगा। पिताजी, मैं अकेला कब तक सब करूंगा? भैया को कुछ समझाइए, वह रोज यही बहाने बनाते रहते हैं। रवि बेटा, तुम्हारी यह उम्र हमारी मदद करने की है। तेरी माँ तुझे बड़े प्यार से पालती थी। क्या तुझे लगता है उसने तुझे ऐसे निकम्मा बनने के लिए पाला था? अगर तू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो यह घर बिखर जाएगा। बस बहुत हो गया, आज मैं ही जाकर लकड़ियां लाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकता? रवि को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई। गुस्से में भरा हुआ वह उठा और तुरंत जंगल जाने का फैसला किया। ठंड भयंकर थी, लेकिन रवि ने गर्म कपड़े पहनने की भी परवाह नहीं की। शायद उसे अपनी बात करनी थी, या फिर अपमान का बोझ उसे जंगल की ओर खींच रहा था। जैसे तैसे उसने लकड़ियां काटी और खुद के लिए आग जला दी। एक गरीब आग के पास आ जाता है। भाई, थोड़ी देर आग में हाथ सेक लूं, ठंड से मर जाऊंगा। चल भाग यहाँ से, मेरी मेहनत की लकड़ी है, इसे इस्तेमाल करने का तुझे कोई हक नहीं। भाई, मुझे थोड़ी देर बैठने दे, कुछ नहीं चाहिए। तुझसे बस थोड़ी गर्मी ले लूं, इतनी ठंड में कैसे जीऊंगा? समझ नहीं आता तुझे? निकल यहाँ से, तेरा मरना जीना मेरा मसला नहीं। मुझे खुद ठंड लग रही है और अपनी लकड़ियां मैं बर्बाद नहीं कर सकता। गरीब आदमी चुपचाप चला गया। उसका ठंड से कांपता हुआ शरीर रवि को एक पल के लिए भी दया दिखाने के लिए मना ना पाया। रवि अपनी स्वार्थी सोच के साथ वापस घर लौटा, यह भूलकर कि उसके पिता और भाई ठंड में उसकी राह देख रहे थे। रवि बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? लकड़ियां कहाँ है? ये ठंड हमसे सहन नहीं हो रही है। जंगल में लकड़ियां काटने पर राजा ने पाबंदी लगा दी है। पिताजी, वहाँ के सिपाहियों ने चेतावनी दी कि जो भी लकड़ी काटेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। पाबंदी, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ठंड में बिना आग के कैसे रहेंगे? पिताजी, यह बहाना है। भैया जंगल में लकड़ी काटने गए थे, पर वह अपनी ही आग सेक कर वापस आ गए होंगे। मनु, अपनी जुबान बंद रख। मैंने ठंड में मेहनत की और वहाँ जो देखा वो मैंने बता दिया। मुझे दोष मत दे। रवि, हम ठंड से ठिठुर रहे हैं। अगर सच में लकड़ी काटने पर पाबंदी है तो हमें कोई और उपाय सोचना होगा, लेकिन यह समय बहाने बनाने का नहीं है। पिताजी, आप फिक्र मत करिए, मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ। चाहे ठंड कितनी भी हो या कितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं आपको और इस घर को इस हालत में नहीं देख सकता। बेटा, तुझ पर भरोसा है, पर ध्यान रखना ठंड बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखना। मनु जंगल से लकड़ियां लेकर घर लौट आया। उसकी मेहनत से जलती हुई आग ने पूरे परिवार को ठंड से राहत दी। पिता के चेहरे पर संतोष था, लेकिन मनु के मन में घर की स्थिति को लेकर चिंता थी। वह जानता था कि इस ठंड में ऐसे गुजारा करना मुश्किल है। मनु रोजाना सेठ हरिराम के घर लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस दिन काम के बीच में सेठ हरिराम उसे आवाज देकर बुलाते हैं। मनु, मैं हमेशा से जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी लगन और ईमानदारी पर मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ। लेकिन क्या सेठ जी, कुछ गलत किया हो तो माफ कर दीजिए। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। बात यह है कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि मैं अपने साले को इस ठंड में कुछ काम पर लगा दूं। उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। तुम जानते हो अपने घर की बात है। ऐसे में सेठ जी, समझ सकता हूँ कि परिवार की मदद करना जरूरी है, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा घर तो मेरी कमाई पर ही चलता है। अगर आप मुझे निकाल देंगे
तो मैं और मेरे पिता क्या करेंगे? मनु, मुझे भी इसका बहुत दुख है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बीवी के कहने पर मुझे यह फैसला लेना पड़ा। तुम कहीं और काम देख लो। सेठ जी के काम से निकाले जाने के बाद ठंडी हवा उसकी उदासी को और बढ़ा रही थी। तभी उसे अपना पुराना दोस्त फिरोज पेड़ के नीचे दिखा। अरे मनु भाई, कैसे हो? आज इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं फिरोज, सेठ जी ने आज काम से निकाल दिया। बोले कि अपने साले को काम पर रखना ऐसी है। ही अब मजेदार समझ नहीं और आ रहा दिलचस्प अब कहानी क्या देखने करूं। के लिए ये तो बड़ा बुरा हुआ हमारे यार। चैनल मिस्टेक लेकिन ड्रीम परेशान स्टोरीज को मत हो, सब्सक्राइब करें हर मुश्किल और का बेल हल आइकॉन होता है। दबाना ना भूलें। लेकिन इस Thanks for ठंड में watching. बिना काम के घर कैसे चलाओ? पिताजी बूढ़े हैं और भाई उसका तो तुझे पता ही है, उसे काम धाम से कोई मतलब नहीं है। भाई, इस ठंड में लोग सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? गर्म चाय। क्यों ना तुम चाय का ठेला लगाओ, अपने भाई को भी साथ ले लो। 2 लोग होंगे तो काम आसान हो जाएगा और फायदा भी अच्छा होगा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे भाई रवि को काम करने के लिए राजी करना आसान नहीं होगा। तुझे पता है, रवि तेरे से थोड़ा जलेगा, लेकिन अगर तू उसे समझाएगा और उसे पार्टनर बनाएगा तो वह जरूर मान जाएगा। और एक बार दुकान चलने लगेगी तो रवि भी तेरा साथ देने लगेगा। तूने सही कहा फिरोज, कुछ तो करना ही होगा। ठेला लगाने का आइडिया बुरा नहीं है, मैं रवि से बात करता हूँ। मनु को फिरोज की बातों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह अपने भाई रवि को इस काम में शामिल करने के लिए सोचने लगा। ठंड के मौसम में चाय का ठेला शुरू करना उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता था। मनु अपने घर पहुंचता है और अपने भाई को सब बताता है। चाय का ठेला? भाई, तेरे पास पैसे भी नहीं है और वैसे भी मैं कोई मजदूरी करने वाला नहीं हूँ। यह तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे ये सपने देखना। भाई, ये सपना नहीं है, ये हमारी जरूरत है। अगर मैंने अकेले काम किया तो यह मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर तू मेरा साथ दे तो हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पर एक शर्त है। कमाई का 60% मेरा और 40% तेरा, क्योंकि काम में मैं भी तो मेहनत करूंगा। यह सुनकर मनु थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो यह शर्त मानने पर मजबूर था। ठीक है भाई, अगर इससे तू काम करने को तैयार है तो मुझे तेरी शर्त मंजूर है। बाहर खड़ा है, सिर झुका हुआ, परेशान और सोच में डूबा हुआ। वह चिंतित है कि शहर तक कैसे लकड़ियां पहुंचाएगा, क्योंकि पास में लकड़ियां नहीं है। तभी उसे बाबा की दी हुई कांच की बोतल याद आती है, जिसे बाबा ने उसे बहुत खास बताकर दी थी। रामलाल उस बोतल को नीचे फेंकता है और जैसे ही बोतल जमीन पर गिरती है, अंदर से चमत्कारी रूप से लकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं। रामलाल की आंखें चौंक जाती हैं। वह यह देखकर हैरान रह जाता है। भगवान का शुक्र है, यह लकड़ियां तो जादुई लगती हैं। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह लकड़ियां शहर ले जाकर बेचता हूँ और फिर से अपनी जिंदगी को बदलता हूँ। रामलाल ने लकड़ियां इकट्ठा की और शहर जाकर बेची और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाया। उसने न सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाया, बल्कि उसने सेठ मानीलाल का कर्ज चुकाया और गरीबों की मदद की। उसकी ईमानदारी और उदारता की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी। कराती की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुर की ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर हो गए थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी। इस बार ठंड ने तो सच में हद कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती है। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ रामलाल एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वह मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। यह लकड़ियाँ ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊँ तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ले सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों की मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। बुढ़िया जल्दी से खाना लगा दे। मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है ताकि दिन ढलने से पहले लकड़ियां काटक वापस आ सकूं।
इस भयंकर ठंड में रामलाल जैसे मेहनतकश लोग भी परेशान हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना था, चाहे ठंड जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। रामलाल ठंड से ऐसी हार ही मानकर मजेदार और वापस दिलचस्प घर लौट कहानी आया। देखने के लिए ठंड ने हमारे उसकी चैनल हिम्मत को मिस्टिक ड्रीम झकझोर कर स्टोरीज रख को दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना गुड़िया, भूलें। आज थैंक्स मेरी फॉर हिम्मत नहीं हो वॉचिंग। रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा है। पिताजी, तो आप क्या करेंगे? कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ मानीलाल से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। बस मुझे थोड़ा आराम चाहिए। इस कड़ाके की ठंड के आगे रामलाल ने हार मान ली थी। दिन पे दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए रामलाल सेठ मरीलाल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा। ठीक है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना होगा। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी यह शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूंगा। याद रखना, ऊपर वाला है जो किसी को परेशान करने का हक नहीं देता। रामलाल पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला जाता है। रामलाल पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त गंगू उसे मिलता है। रामलाल भाई, क्या हाल है? बड़ी देर से देखा तुम्हें, कहीं जा रहे हो क्या? गंगू, बहुत परेशानी में हूँ। सेठ मानीलाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। ये तो बहुत बुरी बात है। रामलाल भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है गंगू, लेकिन सच में अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड ने काम करने की भी हिम्मत छीन ली है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं। रामलाल, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल निकलेगा। और तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं, खेत खराब हो गए हैं, बीवी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। रामलाल वहां से चला जाता है और गंगू भी अपने घर चला जाता है। गंगू के पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थी और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। रामलाल ने अपनी सारी परेशानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह सेठ मानीलाल से करा देगा, अगर वह उधारी चुका नहीं पाया तो। क्या सच में? रामलाल का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। वही तो, और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता, अब कहाँ से लाएगा वह पैसे। बेचारा अब तो पूरी तरह फंसा हुआ है। सच में वह रामलाल तो बुरा ही फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आ रही है। और उसकी बेटी का क्या होगा? अब सेठ मानीलाल के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी बर्बादी कर देंगे। बिल्कुल, उसकी बेटी की शादी तो अब तय है, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। गंगू और उसकी पत्नी रामलाल के मुकिलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही खराब थी। वे सोच रहे थे कि रामलाल और उसकी बेटी के भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। क्या रामलाल अपनी मेहनत और समझदारी से इस बुरे दौर से बाहर आ पाएगा या उसकी बर्बादी इसी तरह हो जाएगी? आगे की कहानी भाग 2 में दिखाई जाएगी। ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टिक ड्रीम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।